नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल वक्त जिसकी राइटर है मेहरुन्निसा शामिर, उसकी ये 11वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। ईशा को कज़ा हुए कहीं सात तय हो गई थी। सब लोग अपने अपने कमरों में थे। जनाजे के साथ गए लोग ज़रा देर कबल ही लौटे थे। कुछ दिनों में सबकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती, सिवाय उनके जिनके अजीज़ उनसे जुदा हुए थे। हाले अभी लॉन की घास पे बैठी थी, ऐसे कि टांगे पेट से लगा रखी थी और चेहरा घुटनों पे गिरा रखा था। वो अब तक अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। उमर घर नहीं आया था, वो वहीं से अस्पताल चला गया था। उसकी कुछ चीज़ें वहाँ बाकी थी। हसीना गम से नरहाल थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कई बार हाले को अपने पास बुलाया था। यूसुफ सुल्तान ने होश में आते ही उसका नाम लिया था, लेकिन जैसे उसको किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। मेहरमा ने अपने कमरे की खिड़की से उसको यहाँ बैठे देखा था। अब वो उसके पास आकर बैठ गई थी। हाले ने गर्दन मोड़कर उसको देखा था। उसकी आंखें हल्की नम थी। हाले खामोशी से उसकी गोद में लेट गई थी। दिल को जैसे करार सा आया था। महर भी चुपचाप से उसके बालों में उंगलियां फेरती रही। हसन उनको देखकर उनके करीब आ गया था। उसकी आंखें सूजी हुई थी। वो दूसरी तरफ से आकर महर की गोद में लेट गया था। अब महर बीच में बैठी थी और वो दोनों उसकी गोद में सर रखे लेटे हुए थे। अब ये सब क्या हो गया? पापा मुझे छोड़कर कैसे चले गए? हसन गलोगीर आवाज़ में बोला था। यही किस्मत थी बेटा, सब्र करो। महर उसकी तरफ देखे बगैर बोली थी। आप लोग भी बहुत अजीब हैं। मैं रो रहा हूँ तो कहते हो सब्र करो, और हाले खामोश है तो कहते हो रो लो। कोई हमें हमारे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देता? 3 रोज़ का शोक तो दिन में भी जायज़ है। हमें तो 3 घंटे भी नहीं हुए। मैं अपने बाप को अपने हाथों से कब्र में सुला कर आया हूँ, और सिर्फ उनको नहीं, मैंने खुद को भी वहीं सुला दिया। जब आपका बाप मर जाता है ना, तो आपको अपना बाप खुद बनना पड़ता है। मेरा गम बहुत बड़ा है बच्चों। मैं अपने बाप को सही सलामत छोड़ कर आया था। मैं सारी रात उनके पास था, उनको कुछ नहीं हुआ। मैं ज़रा देर को घर आया तो मुझे ये पता चलता है कि मेरा बाप नहीं रहा। मुझे बताइए मैं क्या करूं? कैसे यकीन कर लूं? मैं किसको इल्ज़ाम दूं? मैं कहाँ जाऊं बच्चों? मैं कहाँ जाऊं? वो आसमान को देखता गीली आवाज़ में कह रहा था। हसन, क्या हम जाने वालों को रोक सकते हैं? हम बेबस होते हैं अल्लाह की मर्ज़ी के आगे। हम मेराज बाबा की कमी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन देखो तुम्हारे पास हम सब तो है ना। वो उसको बहला रही थी, जैसे आम बच्चों को बहलाया जाता है। मेरे लिए कोई नहीं होगा बच्चों, ये ख़ानदान वाले 1-2 सिपारे पढ़कर चले जाएंगे। आपकी अपनी दुनिया है, आपका शौहर है। अब यूसुफ सुल्तान के पास अपना गम, अपने पछतावे हैं। हाले सुल्तान के अपने गिल्ट हैं। सफ़ीर सुल्तान सारी दुनिया से नाराज़ है। शम चचा के अपने मसले, अम्मा के वज़ाइफ मज़ीद लंबे हो जाएंगे। आपको पता है सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है? सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करेगा? हसन सुल्तान। मुझसे तो सब कुछ ले लिया गया है। आपका बाप एक ही इंसान होता है, और जब वो मर जाए तो आपको अपना बाप खुद बनना पड़ता है। बच्चों, कोई मेरे लिए नहीं होगा, कोई नहीं। वो आंखें बंद किए बुड़बड़ा रहा था। हाले चुपचाप उसको सुनती रही। उसी वक्त उमर गेट से आता दिखाई दिया। वो उसी सुबह वाले हुलिये में था। बिखरे बाल, सता हुआ चेहरा, सुर्ख आंखें। वो बहुत डिस्टर्ब लगता था। वो कदम कदम चलता। हाले के करीब आकर रुका था। उसको देखकर हसन तैश से उठा था। किसकी इजाज़त से आए हो तुम यहाँ? हिम्मत कैसे हुई? वो सुर्ख आंखों से घर आया था। उमर ने अफसोस से उसको देखा था। मैं तुमसे उम्र और रुतबे दोनों में बड़ा हूँ, मुझे आप कहो बच्चे, वो नरमी से बोला था। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं बर्दाश्त कर रहा, और तुम मुझसे ताल्लुकात बना रहे हो। शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। वो उंगली उठाकर बोला था। जज साहब ने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया होगा। मैं इस वक्त तुम्हारे घर में मेहमान हूँ, और तुम मुझसे इस तरह बात करोगे। रही बात ताल्लुक़ की, तो वो बन ही चुका है। बहनोई हूँ मैं तुम्हारा। यकीन नहीं आता तो अपनी बहन से पूछ लो। वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले सुकून से कहता। हसन के साथ मेहरमा को भी चौंका आ गया था। मेहरमा अब उठ खड़ी हुई थी। हाले उसके साथ ही उठी थी। इसने ये सब क्यों कहा, ये वो खुद भी नहीं जानता था। उसे बस हाले को अपने साथ रखना था, और इसके लिए जो करना पड़ता वो कर जाता। हसन की आंखें बेयकीनी से फैली थी। उसने हैरानी से हाले को देखा था। ये क्या कह रहा है हाले? तुम इसके साथ निकाह करके आई हो? सच कह रहा है, आज बाबा ने हम दोनों का निकाह करवाया है। वो बेतासुर लहजे में बोली थी। तुम कैसे कर सकती हो ये? वो पूरी कुव्वत से धाड़ा था। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरे बगैर कैसे किसी से निकाह कर सकती हो? वो सदमे से बोला था। मिस्टर उमर, इस वक्त आप यहाँ से जाइए, कुछ दिन बाद आइएगा। इस मसले का कोई सद्भाव कर लेंगे। इस वक्त हमारा ख़ानदान एक ट्रॉमा से गुजर रहा है। हमारे घर के बड़े कोई फैसला इस वक्त नहीं कर सकते। मेहरमा सीने पे बाजू बांधे नरम लहजे में बोली थी। आपके घर के सो कॉल्ड बड़ों को आज मैं देख चुका हूँ।
सुबह उनके फैसले भी देख चुका हूँ मैं, और मैं अपनी बीवी को आपके घर के ऐसे बड़ों के पास छोड़कर नहीं जा सकता। आपके घर के बड़े हाथों से फैसला करते हैं, जो कि इस बार मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसके लहजे में तपिश थी। अभी महर या हसन कुछ कहते या हाले बोल पड़ी, मुझे जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गई। वो नॉर्मल लहजे में बोली थी, तुम इसके साथ जाओगी, इसका क्या भरोसा है। हाले बेवकूफ़ी मत करो, अब्बा कितनी देर से तुम्हें बुला बुला कर थक गए हैं। अम्मा गम से नरहाल है, लेकिन फिर भी तुम्हारा नाम लिए जा रही है और तुम उसके साथ जाओगी। महर बरहमी से बोली थी, आपके अब्बा ने आज मुझे इस घर से निकाल दिया है। आपकी अम्मा ने मुझे तब इस आदमी के साथ भेजा था जब हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं था। मुझे अब कुछ सख्त कहने पे मजबूर ना करें और जाने दें। तो तुम सबसे बदला लोगी। वो खफकी से बहुएं भिंचे खड़ी थी। पछतावों से बड़ा बदला कोई नहीं होता। यूसुफ सुल्तान और हसीना मिराज को उनके पछतावों में जीने दे। मैं हाले सुल्तान हूँ, मैं निकाली हुई जगह पे दोबारा नहीं आती। ये घर आज मेरे बाप के मरने के साथ मेरे लिए जलकर राख हो गया। अब मेरा इसके मकीनों से कोई ताल्लुक नहीं, और मुझसे भी कोई ताल्लुक बाकी है या नहीं। हसन दुख से बोला था, तुम और मैं एक खून है हसन, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हमारा ताल्लुक कभी टूट नहीं सकता। तुम इस आदमी के लिए मुझे छोड़ रही हो हाले, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं इसीलिए यहाँ से जा रही हूँ हसन, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे समझ सकते हो। मुझे समझो खुदा के लिए, मुझे जाने दो, यहाँ नहीं रह सकती मैं। तुम खुद गर्ज हो रही हो हाले, तुम बस अपना सोच रही हो। तुम मेरा भी तो सोचो, बाबा के बाद मेरा कौन है। कुछ वक्त के लिए अपनी अना को सुला नहीं सकती तुम। मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसीलिए तुम्हें कहता हूँ मत जाओ, मैं अकेला हो जाऊँगा। अगर मुझसे ताल्लुक़ रखना है तो इसके साथ नहीं जाओगे तुम, और अगर आज तुम इसके साथ चली गई तो हम दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं बचेगा। फैसला तुम्हारा है। उसका लहजा दो टोक था। हाले के दिल पे किसी ने पैर रखा था। तुम्हारा और मेरा ताल्लुक़ कोई नहीं तोड़ सकता हसन, तुम खुद भी नहीं। ये तुम्हारी रगों में बहता खून, ये हमारे ताल्लुक़ की बुनियाद है, और जब बुनियादें मजबूत हो तो घर नहीं टूटते। तुम इस खून को निकाल कर नहीं फेंक सकते। तुम हमारा ताल्लुक़ नहीं ख़त्म कर सकते। वो एक एक लफ्ज़ पे ज़ोर देकर बोलती आगे बढ़ गई थी। मैं इस खून को निकाल नहीं सकता, नहीं फेंक सकता हाले, लेकिन मैं इस खून को बेहिस कर सकता हूँ। और अभी तुमने हसन सुल्तान की बेहिसी नहीं देखी। वो पीछे से बोला था। हाले के कदम ज़रा देर को थमे थे, लेकिन फिर वो आगे बढ़ गई थी। हसन ने ज़ख्मी नज़रों से उसको जाते देखा था। हाले ने एक अजनबी की खातिर उसको छोड़ दिया। वो बदगुमानी की इंतहा को पहुंचा हुआ था। हारून शाहिद अपने कमरे में बेड पे बैठा था। वो गैर आरामदेह सा लगता था। एक टांग को इस तराबी कैफियत में हिला रहा था। उसका दिल चाह रहा था कमरे की एक एक चीज़ को उठा कर दीवार में दे मारे। वो बार बार चेहरे पे हाथ फेरकर खुद को पुरसुकून करता था। वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। उसकी आंखें बार बार भर जाती, जिनको वो बेदर्दी से रगड़ता जाता था। उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पे पड़ती तो उसको लगता जैसे ये ड्रेसिंग पे पड़ी सारी चीज़ें उसको कह रही हूँ, आओ हारून शाहिद, आओ, फेंको हमें ज़मीन पे, किरची किरची कर दो, हमें तोड़ दो, सब बर्बाद कर दो। सब कुछ जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ, आओ हमारे साथ जुल्म करो, निकालो अपने अंदर की आग। वो जब उनसे नज़र हटाता तो कमरे की दीवार पे लगा बुक शेल्फ उस पे हंसता था। वो भी कहता था, क्या हुआ हारून, हार गए तुम, उठो, हम पे गुस्सा उतारो, हमसे गम हल्का करो, हमें नजरे आतिश करो। उठो हारून, फेंको हमें, तुम हारे हुए इंसान हो, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते हारून। हम तुम्हारा गम हल्का करने का वाहिद सहारा हैं, हम तुम्हारे साथी हैं, आओ हमें नीचे फेंको, हमें फाड़ दो। वो बार बार अपने चेहरे पे दोनों हाथों से हल्के हल्के थप्पड़ मारता। कंट्रोल हारून, कंट्रोल, तुम बहादुर हो, तुम अपनी सुपर पावर हो, तुम सर्वाइवर हो। कंट्रोल, किसी चीज़ को नहीं तोड़ोगे, तुम कुछ गलत नहीं करोगे। तुम काम डाउन हारून, काम डाउन, ईजी हो जाओ, बिल्कुल ईजी। वो बार बार खुद को तसल्ली देता, दिलासा देता, अपने आंसू रगड़ता, खुद को बाज रखे हुए था। उसका सीना जल रहा था। वो बार बार अपने सीने को मसलता था, हथेली के मुक्के बना बनाकर सीने पे मारे जाता। वो जब से घर आया था उसकी यही हालत थी। थोड़ी देर बाद उसने इंटरकॉम उठाया था और अपने मुलाजिम को कमरे में बुलाया था। मुलाजिम दौड़ता हुआ आया था। आबिद, घर में कोई कलर्स रखे हैं तो ले आओ। वो उसकी तरफ देखे बगैर बोला था, सर घर पे तो कोई कलर्स नहीं है, मैं मार्केट से ले आता हूँ अभी। वो ताबेदारी से बोला था, नहीं इतना वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे 2 मिनट के अंदर रंग चाहिए, कुछ भी करो 2 मिनट से, अगर तीसरा मिनट हो गया तो मैं आज तुम्हें मार दूँगा। वो घर आया था, सर मेरा क्या कसूर है, रंग तो आप ही को पसंद नहीं थे ना। वो 18 साल लड़का रो देने को था। हारून ने गुस्सा जब्त कर लिया और यहाँ से वहाँ चक्कर लगाने लगा। अचानक हारून के जहन में कुछ क्लिक हुआ था। वो पूरा का पूरा आबिद की तरफ मुड़ा था। तो तुम ऐसा करो, जाओ टूथपेस्ट लेकर आओ मामा के कमरे से, अपने कमरे से और गार्ड्स के कमरों से, सबके टूथपेस्ट ला कर दो मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर।
वो तेज़ तेज़ बोल रहा था। आबिद भागता हुआ गया था और जब 5 मिनट बाद उसकी वापसी हुई तो उसके हाथ में मुख्तलिफ किस्म के टूथपेस्ट थे। हारून ने जल्दी से सब उसके हाथ से ले लिए थे। वो इज़ल और कैनवस पहले ही सेट कर चुका था। ये दोनों चीज़ें उसको हाले ने गिफ्ट की थी। अगर कोई और उसको पेंटिंग से मुतल्लिक कोई चीज़ देता तो वो उसको फेंकने में 1 मिनट न लगाता, लेकिन ये हाले का तोहफा था। उसने सारे टूथपेस्ट एक प्लेट में ज़रा ज़रा करके सजाए थे। उसके पास पेंटिंग ब्रश तक नहीं थे। उसने उंगलियों के पुरों पे ज़रा सा पेस्ट उठाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसने ज़ेरे लब पढ़ा था और फिर कामते हाथों से एक स्ट्रोक लगाया था। वो रंग नीला था। उसकी आंखों ने रंग पहचान लिया था। उसने नम आंखों से एक और स्ट्रोक लगाया था। ये रंग सब्ज़ था, अगला रंग सफ़ेद था, उससे अगला रंग नीला था, अगला स्ट्रोक मल्टी कलर था। हर रंग अपनी जगह पे आ गया था, हर रंग तरतीब पे था। हारून शाहिद की नम आंखें चमकने लगी थी। खुशी से, तशक्कुर से वो उस इज़ल और कैनवस को उसी तरह छोड़े रंग वाले हाथों को बगैर धोए उसी जगह अपने कमरे के फर्श पे सजदा रेज़ हो चुका था। वो खुश था, बेइंतहा खुश। वो रो रहा था, बिलक बिलक कर, फूट फूट कर। अगर उससे हाले ले ली गई थी तो उसको रंग वापस मिल गए थे। उसको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। सबसे महबूब शौक़ वापस मिल गया था। इससे अगर हाले सुल्तान ली गई थी तो उसको हारून शाहिद थमा दिया गया था। उसने अपना टैलेंट पा लिया था। उसने खुद को पा लिया था। खुद को पा लेना सबसे बड़ी नेमत होती है। अब उसको किसी और मोहब्बत के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं थी। उसको एक मोहब्बत के मुकाबले में उससे ज़रा कम सही लेकिन एक ऐसी मोहब्बत दी गई थी जो उसको हील कर सकती थी, जो हारून शाहिद का गम हल्का कर सकती थी, जो उसके जलते दिल पे ठंडी फवार बन उसका दिल ठंडा कर सकती थी। थोड़ी देर बाद वो उठा था और इसके बाद एक स्ट्रोक लगाना शुरू कर दिया था। उसके हाथ महारत से चल रहे थे। उसकी उंगलियां जैसे इस काम की आदी थी। उसका जहन इस काम को कभी भूला ही नहीं था। ये उसका वाहिद हुनर था। ये उसका महबूब मशगला था। ये काम उसका पहला इश्क था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब उसने पेंटिंग को आखिरी टच दिया था। उसके कमरे की सारी बत्तियाँ रोशन थी। उनकी रोशनी पेंट किए हुए उस चेहरे पे पड़ रही थी। वो वही चेहरा था जो मोहब्बत के काबिल था, जो कदर के काबिल था, जो बेमोल नहीं था, जिसका दुनिया भर की खुशी पे हक था, जिसका उदास रहने पे भी हक था, जिसका हक था कि उसको माना जाए, उसको संवारा जाए, उसका ख्याल रखा जाए। वो चेहरा किसका था भला? वो हारून शाहिद का चेहरा था, मुस्कुराता हुआ पुरसुकून चेहरा। वो अपनी घर के बाहर गली में खड़ा था। स्ट्रीट पूल्स की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रही थी। उसकी आंखें सुर्ख थी। फ़ोन कान से लगा रखा था। फ़ोन के स्पीकर पे नफीसा हयात की आवाज़ आती थी। आपको आना चाहिए था अम्मा, वो आपके दोस्त थे। आप दोनों ने एक बहुत अच्छा वक्त गुजारा था साथ। आज तो आ जाती, वो दुख से कह रहा था। बेटे मैं इस्लामाबाद में हूँ, सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई आज की। मैं गाड़ी में इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकती थी, मेरी मजबूरी समझो। उमर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस नज़रें झुकाए अपने जॉगर्स को देखता रहा। उमर बेटे हिम्मत करो, तुम अब अकेले नहीं हो। तुम पे जिम्मेदारी है, हाले हयात की जिम्मेदारी, हसन सुल्तान की जिम्मेदारी। तुम मेरे बेटे हो उमर, इस तरह तो हिम्मत नहीं हारा करते थे। उनका लहजा उदास था। अम्मा मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। ये सारा शहर मुझे खाने को आता है। मैं भरे जहाँ में खुद को तन्हा महसूस कर रहा हूँ। मुझे अब तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा है कि वो मुझे छोड़कर जा सकते। मेरा दिल ज़ख्मी हो गया है। यही होता है जब कोई बहुत करीबी छोड़कर चला जाए, तो यही होता है उमर। 10 साल पहले मैंने भी यही महसूस किया था, लेकिन वक्त सबसे बड़ा मरहम है, ये हील कर देगा। वो अभी खामोश रहा था। नफीसा ने बात पलट दी थी। तुमने कुछ पता किया हाले के साथ ये सब कुछ किसने किया है? कैसे पता करूं अम्मा, सुबह उठते ये सब कुछ हो गया। ज़रा सी देर गुजरी नहीं थी कि जज साहब ने भी मुझे छोड़ दिया। 5 मिनट भी मुझे ये सोचने को नहीं मिले कि हाले मेरी गाड़ी में आई कैसे। मैं इस सब को फिक्स करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ज़रा भी वक्त नहीं है। मेरे दिल में जैसे आग सी लगी है। हाले से बात करो, उससे पूछो, कोई हिंट, कोई इशारा कुछ तो होगा जो उसे मालूम होगा, जो उसने नोट किया होगा। उमर ने तल्खी से उसको झटका था, सर झटका था। उनको लगता है ये सब मैंने किया है। उनको लगता है अपने सबसे कीमती रिश्ते को मैंने अपने हाथों से मार चुका हूँ। अम्मा वो हर बात का इल्ज़ाम मुझे देती हैं और मैं सुन लेता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि वो मिराज सुल्तान की बेटी है, इसलिए क्योंकि उनका दिल हल्का करना चाहता हूँ। इस वक्त उनसे ज़्यादा अजियत में मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिसको इल्ज़ाम देकर मैं बरी जमा हो जाऊँ। सबसे ज़्यादा गिल्ट में मैं हूँ। अगर मैं हाले की ज़िद ना मानता तो ये सब ना होता। अगर एक रात मैं ना सोता तो कौन सी क़यामत आ जाती। अगर उससे एक रात में अपना फ़ोन ऑफ नहीं करता तो ये सब ना होता। मैं इस रात खुदगर्ज ना होता तो आज जज साहब जिंदा होते। इसका गिल्ट एक बार फिर उदाया था। लेकिन तुम कुछ तो जानते होगे उमर, कोई इंसान, कोई धमकी, आखिर किसने कत्ल किया मिराज को?
वो अब भी मुतफक्किर थी। उमर करंट खाकर सीधा हुआ था। कत्ल? आपने कत्ल कहा? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं अम्मा? वो बेकरारी से पूछने लगा। नफीसा मुतअज्जिब हुई थी। तो क्या तुम्हें ये कुदरती मौत लगती है उमर? आर यू किडिंग मी? उनको दूसरा हार्ट अटैक आया ही क्यों? वो अपनी बेटी को उसके हवाले कर चुके थे, जिस पे वो आंखें बंद करके एतबार करते थे। और अब प्लीज़ ये मत कहना कि बदनामी का खौफ उनकी जान ले गया। ही वॉज नॉट दैट टाइप। वो इस किस्म के आदमी नहीं थे। अगर ऐसा होता तो कल रात ही मर जाते। सिल्लत ऑन द स्पॉट जान लेती है। अगर उसको 10 मिनट के लिए झेल गए तो सारी ज़िंदगी भी झेल सकते हो। तो अब तुम उमर हयात, तुम मुझे ये बताओ कि मिराज सुल्तान की जान किसने ली? उनकी आंखें बंद थी। वो फैंसी वर्ड में थी। वो ये बातें उमर हयात से नहीं कर रही थी। वो ये बात कोर्ट में खड़े होकर वहाँ बैठे जज, वकला और वहाँ बैठे लोगों से कर रही थी। उमर शल सा उनको सुने गया। आप श्योर हैं अम्मा? वो बदिक्कत बोल पाया। इफ़ नफीसा सेज इट्स अ मर्डर देन इट्स अ मर्डर। ये बात मैं नहीं कहती, ये बात मेरे हर केस का हर जज कहता था। मैंने एक उम्र खर्च किया इन कामों में। ऐसे 1000 कत्ल मैं साबित कर चुकी हूँ। वो सुकून से बोल रही थी। मैं थोड़ी देर पहले अस्पताल इसीलिए गया था अम्मा, लेकिन मुझे लगा था ये सब मेरे दिमाग का फतूर है। मुझे लगा कि मेरी जॉब ने मुझे हर किसी पे शक करना सिखा दिया, लेकिन नहीं, मैं सही था अम्मा। मेरे अंदाजे, मेरे दिल की गवाही दुरुस्त थी। वो पुरजोश हो गया था। अब आप देखिएगा अम्मा, जिसने भी ये किया है मैं उसका क्या करता हूँ। उसकी आंखों से शरारे फूट रहे थे। हाले से नरमी से पेश आना उमर, उसका गम बहुत बड़ा है। वो थोड़ी देर बाद बोली थी। उमर गर्दन ऊंची किया आसमान को देखने लगा। वो वाहिद औरत है जिससे मैं चाह कर भी सख्ती नहीं कर सकता। मैं खुद को उसके सामने बेबस महसूस करता हूँ। अम्मा वो जादू करती है, वो मुझे हिप्नोटाइज कर देती है। वो आसमान को देखता आंखें बंद किए कह गया। वो इस वक्त कहाँ है? मेरे घर में है। लेकिन क्यों? वो तुम्हारे साथ आ कैसे गई? उमर के होंठ पे इस्तज़ाइया मुस्कुराहट आई थी। वो अपने गिल्ड से जान छुड़वाना चाहती है। आखिरी बार जज साहब ने उनको मेरे साथ जाने का कहा था, वो नहीं आ सकी और अब वो यहाँ बस अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आई हैं। वो सुबह होते ही यहाँ से चली जाएंगी और मैं उनको रोक नहीं पाऊँगा। तुम कौन हो? नफीसा ने अजीब से लहजे में सवाल किया था। उमर चौंक उठा था। वो जानता था नफीसा उससे उसका नाम, ज़ात या पेशा नहीं पूछ रही, वो उससे आगे की बात कर रही हैं। मैं समझा नहीं। वो सीधा हो गया था। मैं जानती हूँ तुमने सुबह से लेकर अब तक, मुझे सब पता होता है। एक बार भी नहीं कहा होगा। और मैं ये भी मान नहीं सकती कि तुम अपने ख़ानदान के एक आदमी को अस्पताल में अकेला छोड़कर आए हो। तुम याद करो उमर, तुमने किसी वफादार को तो वहाँ छोड़ा होगा। कोई तो ऐसा होगा जो झूठ ना बोले, जो चाह कर भी झूठ ना बोल सके। क्या तुमने ऐसा कोई भी उस अस्पताल में नहीं छोड़ा? और अगर नहीं छोड़ा तो ये वो उमर नहीं है जो मेरा बेटा था, जिसको मैंने पाला, जिसकी तरबियत मैंने की, जिस उमर को मिराज सुल्तान ने गुर सिखाए, जिसको मिराज ने दुनिया दिखाई। उस उमर को सब पता होता था, वो सब कुछ कर सकता था। तुम इस मोहल्ले में नहीं खड़े हो उमर, इस फेज से निकल आओ। तुम इससे काफ़ी आगे निकल आए हो। अपने दिल से, अपने दिमाग से वो सोचें निकाल दो जो तुम्हें कमज़ोर कर रही हैं। हाले को ताकत बनाओ, कमज़ोरी नहीं। वो ऐसी लड़की नहीं है जिसको कमज़ोरी बनाया जाए। वो हाले सुल्तान है बेटे, वो मिराज सुल्तान की बेटी है। तुम उसका मत सोचो वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी। तुम ये सोचो उमर क्या करेगा, हाले को कहाँ लेकर जाएगा। तुम ये मत सोचो कि हाले सुबह क्या करेगी। तुम ये सोचो कि उमर हयात सुबह तक क्या कुछ कर सकता है। तुम फोकस लूज़ मत करो बेटे, गिल्ड को नोच कर फेंको और अपने कदमों पे खड़े हो जाओ। अभी 12 बजने में 10 मिनट हैं और सुबह होने में 6 घंटे बाकी हैं। तुम 6 घंटों में क्या कर सकते हो उमर, ये तुम्हें पता होना चाहिए। उमर जैसे एक ख्वाब से जागा था। इस सीरियस हालात में भी उसके लब मुस्कुराहट में ढले थे, एक ज़ख्मी मुस्कुराहट। मैं समझ गया हूँ अम्मा, मैं जानता हूँ अब क्या करना है। मुझे चीज़ें वहीं से फिक्स करनी है जहाँ से ख़राब हुई थी। मुझे पता लग गया है हाले को कैसे रोकना है। मैं जानता हूँ वहाँ मेरे बाद कौन आया होगा। तुम्हें कैसे पता? फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ आई थी मुझे। सब पता होता है। वो एक एक लफ्ज़ को तोड़कर अदा करता फ़ोन काट चुका था। वो अपनी जॉन में वापस आ गया था। रात हर गुजरते पल के साथ गहरी होती जा रही थी। हाले उमर के साथ उसके घर आ गई थी। सारा रास्ता उन दोनों की कोई बात नहीं हुई थी। उमर खामोश था, गमज़दा था। हाले अब तक शौक थी। मिराज सुल्तान जा चुके हैं। उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं है। उसका दिल और दिमाग इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकारी थे। वो उमर के घर एक कमरे में बेड की पायंती से टेक लगाए ठंडे फर्श पे बैठी थी। जब उमर हाथ में एक ट्रे लिए उसके पास आया, ट्रे में एक भाप उड़ाता चाय का मग और सैंडविच रखा था।
हाले के करीब ट्रे रखकर वो खड़ा हो गया था। हाले ने उसको नहीं देखा था। ये खा लीजिए, इसके बाद मैंने डॉक्टर को बुलाया है, आपका चेकअप ज़रूरी है, वो सपाट से अंदाज में बोल रहा था। हाले ने अभी उसकी तरफ नहीं देखा था। उसने खामोशी से चाय का मग उठा लिया था। उमर उसको देखे गया और फिर यकदम हाले ने खौलता हुआ चाय का मग उमर के पैरों पे उछाल दिया था। दोनों पैरों पे चाय गिरी थी। उमर के लबों से हल्की सी की आवाज़ निकली थी। उसने तकलीफ से आंखें मीच ली थी, लेकिन अपनी जगह से हिला भी नहीं था। मैं जब जब तुम्हें देखती हूँ ना उमर, मेरी तकलीफ़ नए सिरे से शुरू हो जाती है, वो दीवार को देखते हुए बोल रही थी। जब जब तुम्हें देखती हूँ दिल चाहता है तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूँ, तुम्हारा सर काट कर चौराहे पे लटका दूँ, तुम्हें इतनी गोलियाँ मारूँ कि तुम्हारा जिस्म छलनी हो जाए, लेकिन मैं बस ना करूँ। दिल करता है तुम्हें जहर दे दूँ और फिर तुम्हें तड़पता देखूँ। जी चाहता है तुम्हारा गला अपने हाथों से दबा दूँ। तुम कैसे इंसान हो उमर, तुमने एक दिन में सब बर्बाद कर दिया, सब खा गए। मैंने तो तुम जैसा सेब नहीं देखा, तुम जैसा मनहूस इंसान नहीं देखा। कभी तुम मेरी इज्जत खा गया, मेरा ख़ानदान बर्बाद कर दिया, मेरे बाप को मार दिया तुमने। मैंने तुम्हें खून दिया था उमर, तुमने उसकी लाश भी नहीं रखी। अगर उस रात मैंने किसी कुत्ते की जान भी बचाई होती तो वो भी तुमसे ज़्यादा वफादार होता। तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी वजह से मैं आखिरी दफ़ा अपने बाप के गले नहीं लग सकी। ये गिल्ट मेरे दिल में बर्छी की तरह खुद गया है। तुम एक दिन में मेरी सारी दुनिया खा गए। मैं क्या करूँ उमर, कहाँ जाऊँ? भरे मजमे में सफाई देकर भी खुद को बेगुनाह साबित न कर पाना कैसी अजियत है। तुम्हें क्या पता, ज़रा देर को नज़रों से ओझल होने और वापसी पे किसी अपने की लाश देखना कैसी अजियत है, तुम क्या जानो। मैं अगर तुम्हें मार भी दूँ तो मैं अपना बाप वापस नहीं ला सकती। उसने बाजू आंखों पे रख लिया था। उमर उसके पास आकर बैठ गया था। पैरों में इतनी जलन हो रही थी कि खुदा की पनाह। मैं समझता हूँ भरे मजमे में अपनी सफाई देना कैसा होता है। उसकी आंखों के सामने कई साल पहले का मंजर घूमा था। मोहल्ले के लोगों के दरमियान खड़ा चीख चीख कर अपनी सफाई देता उमर हयात। मैं महसूस कर सकता हूँ ज़रा सी देर पहले किसी अपने को ज़िंदा सलामत देखना और कुछ देर के बाद उसकी लाश देखना कैसा होता है। उसकी आंखों के सामने अब डॉक्टर खड़ा था। देखिए, हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हम उनको बचा नहीं सके। मैं सब समझता हूँ, सब महसूस कर सकता हूँ हाले, लेकिन मैं आपकी तरह किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकता। आप बड़ी खुशकिस्मत है, आपके पास इल्ज़ाम देने को उमर हयात है। कोई उमर हयात से पूछे वो कहाँ जाए, वो किसको इल्ज़ाम दे, उसका दुख कौन सुने। मैं आपको अपनी सफाई में क्या कहूँ, मेरे लफ्ज़ों की कोई हैसियत नहीं। आपकी नज़र में मेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप मुझ पर एतबार नहीं करती, मुझे आपका एतबार कमाना होगा और मैं तभी कुछ कहूँगा। अब उमर हयात आपसे तब बात करेगा जब उसकी बात की वक़्त होगी, जब उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। आपका गम अब तक शौक़ से निकलकर गिल्ट के मरहले में है, मेरा गम इन सब मराहिल से निकलकर इंतकाम के मरहले में है। मैं आपसे वादा करता हूँ वाले, जिसने भी आपको तकलीफ़ दी है मैं उन सबको चौक पे खड़ा करके तोड़े मारूंगा। मैं एक एक की रूह तक को अजियत दूंगा कि आइंदा किसी को उसके ख़ानदान से जुदा करने का सोच कर भी उनकी रूह काम जाए। उसका लहजा सर्द था, बर्फ़ जैसा। हाले ने कोई जवाब नहीं दिया था। उमर उठ खड़ा हुआ था। वो उसके गिल्ट का कुछ नहीं कर सकता था, उसे इंतज़ार करना था। उसके गिल्ट के दुख में बदलने का इंतज़ार। वो चला गया था। पीछे पछतावों के नाग थे जो ज़रा ज़रा देर बाद डसते थे। काश मैं बाबा के गले लग जाती, काश मैं उनसे नाराज़ न होती या फिर उनको छोड़कर जाती ही ना। काश हम सबके पास कोई टाइम मशीन होती जिसके ज़रिए हम अपनी गलतियों को सुधार सकते। कुछ काश हमेशा काश ही रह जाते हैं। आज की रात ऐसी स्याह तारीख थी जैसे किसी जंगल की रात। ऐसी खामोशी थी जैसी कब्रों में होती हो। लेकिन ये रात सुल्तान मंजिल के एक कमरे के लिए बहुत मुख्तलिफ थी। यहाँ किसी की सारी ज़िंदगी की दुआएं पूरी हुई थी, किसी की कुर्बानियों का बदला दिया गया था। ये महरमा और सफ़ीर का कमरा था। वो सफ़ीर के कमरे में बेड पे बैठी उंगलियां चटका रही थी। हाले को उमर के साथ गए काफ़ी देर हो चुकी थी। वो तब से लेकर अब तक सफ़ीर के इंतज़ार में बैठी थी। उसी वक्त कमरे का लॉक बाहर से खुलने की आवाज़ आई। सफ़ीर बिखरी हुई हालत में अंदर दाखिल हुआ। उसके स्याह कुर्ते पे जा बजा सिलवटें थी, भूरे बाल बिखरे हुए थे, बड़ी हुई शेव और हाथ में एक शीशे की बोतल। महर को देखकर उसने बोतल वाला हाथ पीछे किया था और सर झुकाए महर के करीब से गुजरता अपने बेड पर आकर बैठ गया था। आज महर को उसके परफ्यूम की खुशबू भी नहीं महसूस हुई थी। सफ़ीर कभी भी बगैर परफ्यूम के सोता तक नहीं था। उसे खुशबू से इश्क था। काफ़ी देर की खामोशी के बाद सफ़ीर ने बोलना शुरू किया था। आई एम सॉरी महर, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ नहीं कर सका जो तुम डिज़र्व करती थी। उस दिन मेरी इज्जत की खातिर तुमने जो कुछ किया वो प्राइज़लेस था। उसकी पुश्त को देखता बोल रहा था। महर ने रुख मोड़कर उसको देखा था।
इट्स ओके सफ़ीर, मैं आपको समझ सकती हूँ, वो नरमी से बोली थी। तुम फिक्र मत करो महर, मैं बहुत जल्द तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है एक अनचाहे रिश्ते से बंधे रहने की। बस एक बार हालात नॉर्मल हो जाने दो। महर का दिल जैसे किसी ने चीर कर रख दिया। वो उठ खड़ी हुई थी। क्या मैंने आज़ादी मांगी? वो चबा चबा कर बोली थी। सफ़ीर ने हैरत से उसको देखा था। आपको क्या लगता है जब आपका दिल करेगा आप मुझसे शादी कर लेंगे और जब दिल चाहेगा आप मुझे छोड़ देंगे? सफ़ीर, महरमा को कोई मजबूर नहीं कर सकता। मैंने अपनी मर्ज़ी से आपसे निकाह किया है। क्योंकि वो बोलते बोलते रुक गई थी। क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। बल आखिर उसने एतराफ़ कर दिया था। सफ़ीर हौंकों की तरह उसको देखे गया। ये कैद मेरे लिए मनचाही है, ये रिश्ता मेरे लिए आबे हयात है। आप मेरे लिए इश्क हैं। आज या कल से नहीं, तब से, जब से मुझे मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता था। और अब जब मेरी सारी दुआएं पूरी हुई हैं, तब आप मुझे कह रहे हैं कि आप मुझे छोड़ देंगे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो गम और गुस्से के मिले जुले तासुरात लिए बोल रही थी। सफ़ीर गहरी सांस भरता उठा था। महर, मैं अब तक एक धोखे से बाहर नहीं आया, और एक सदमे से भी। हाले का धोखा और बड़े पापा की मौत, मैं इन दोनों चीज़ों में स्टक होकर रह गया हूँ। तुम्हारे ये सारे अल्फाज मेरे लिए किसी डायलॉग से ज़्यादा की हैसियत नहीं रखते। तुम्हारे लिए बेहतर है कि मुझे छोड़ दो, और अगर नहीं छोड़ सकती तो फिर तुम्हें एक बटे हुए मर्द के साथ रहना होगा। एक ऐसा मर्द जो अब कभी एतबार नहीं कर सकेगा। और मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो जिस दिन कहोगी दे दूँगा, लेकिन मैं कम अज़ कम उस लड़की पर एतबार नहीं कर सकता जिसकी बहन मेरी इज्जत और रेपुटेशन को खाक में मिलाकर घर से भाग गई हो। मेरे लिए तुम दोनों एक जैसे हो, खुद गर्ज। वो महर के बिल्कुल करीब खड़ा बोल रहा था। उसकी आंखें सर्द थी। लेकिन इन सब में मेरा क्या कसूर है? आप मुझे किस गुनाह की सज़ा दे रहे हैं? क्या हाले के भाग जाने में मेरा हाथ था, या मैं उसके किसी अमल में शामिल रही हूँ? वो गुलाबी होती आंखों के साथ कह रही थी। सफ़ीर उसकी बात का जवाब दिए बगैर अपनी जगह पे वापस गया था। बेड की साइड टेबल खोल कर बोतल बाहर निकाली। अब उसके अंदाज में कोई झिझक नहीं थी, कोई खौफ नहीं था। कुछ देर कबल वो इस बोतल को एक कज़न और बीवी से छुपा रहा था। अब उसके सामने वो लड़की थी जो कोड़े कोड़े उसके इश्क में डूबी थी। उसके सामने कौन सी झिझक, कैसी हया? मर्द उस औरत के सामने सबसे ज़्यादा निडर होता है जो उससे मोहब्बत करती हो, लेकिन वो उसे टोकती नहीं, सही गलत से, बुरे अच्छे से, क्योंकि वो डरती है अपने महबूब की नाराज़गी से। सफ़ीर जानता था महर भी कुछ नहीं कहेगी। सो बोतल उठाए कमरे से मलहका स्टडी की तरफ बढ़ गया था। आज की रात इस हराम मशरूब के नाम पीछे महर थी, और उसकी लातदाद दुख वो मिलकर भी उसको ना मिल सका। मिलकर ना मिलने की अजियत बहुत बड़ी होती है। उमर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में बैठा था। ये उस्मान का कमरा था, जिसमें एक तरफ गदा रखा था, उससे ज़रा फासले पे एक पानी वाला कूलर और एक कोने में कपड़ों की एक ट्रंक। यही इस कमरे की कुल मता थी। लेकिन इस वक्त यहाँ का एक चीज़ का इजाफा था, लकड़ी की कुर्सी। वही कुर्सी जिस पे उमर बैठा था। उस्मान उसके सामने खड़ा था। उस्मान, कल घर से निकलने के बाद तुम कहाँ कहाँ गए? वो तंदही से पूछ रहा था। सर, मैं तो बस सुपर मार्केट गया था, वहाँ से सामान लिया और वापस आ गया। मुझे कुछ नहीं पता बीबी साहिबा कब और कैसे गाड़ी में आ गई। मैं तो कहीं और रुका भी नहीं था। सर, मुझे माफ़ कर दें। वो शर्मिंदा था। उस्मान, तुम मुझे पागल बना रहे हो। सामान लेकर घर से निकलते हो और वापसी पे गाड़ी में एक लड़की आती है। मेरा दिमाग अब मज़ीद मत घुमाओ और साफ साफ बताओ वो लड़की गाड़ी में कैसे आई? तुम रास्ते में कहाँ रुके, किससे बात की, कितनी देर बात की और क्या बात की? तुम्हें वज़न में तब्दीली भी महसूस नहीं हुई? सर, मैं कसम खा कर कहता हूँ, मैं सिर्फ सुपर मार्केट गया था। गाड़ी वहाँ के पार्किंग एरिया में खड़ी करके मैं सामान लाया और इसके बाद मैं घर आ गया। गाड़ी की, खुदा की कसम सर, मैं सच कह रहा हूँ, यकीन करें। तुम सुपर मार्केट जाने तक कहीं नहीं रुके, राइट? मतलब जो कुछ भी हुआ पार्किंग एरिया में हुआ। उस्मान ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया था। ओके, तो जब तुम गाड़ी पार करके मार्केट गए तब क्या हुआ? एक एक सेकंड की तफसील दो मुझे, और अगर एक भी बात झूठी निकली तो मैं आज तुम्हें ज़िंदा गाड़ दूंगा। वो उसकी उंगली से वार्न करता कह रहा था। सर, मैं सब सच ही बताता हूँ। मैं गाड़ी लॉक करके मार्केट गया और फिर मैंने एक सेक्शन से सारा ड्राई फ्रूट ख़रीदा। उमर गौर से उसकी बात सुन रहा था। इसके बाद मैं दूसरे सेक्शन गया, वहाँ से मैंने आपके सुबह के नाश्ते के लिए सामान ख़रीदे। और फिर मैं तीसरे सेक्शन गया, वहाँ मीट फ्रोज़न आइटम्स थे। और एक मिनट, वो अभी आगे कुछ बोलता कि उमर ने उसको टोका था। तुम फ्रोज़न आइटम के सेक्शन में क्यों गए? मैंने कभी अपने घर में बाहर का लाया गोश्त नहीं बनने दिया। मैं वही मीट बनवाता हूँ जिसको मैं खुद अपने सामने बनवा कर लाता हूँ और ख़ुद पकाता हूँ।
और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। तो अब उस्मान साहब, तुम मुझे ये बताओ कि तुम फ्रोज़न एटम सेक्शन क्यों गए? वो आंखों में तपिश लिए के क्लब्स पे जोर देकर बोला था। उस्मान गड़बड़ा गया था। उसने बेख्तियार थूक निकला था। वो सर, दरअसल मैं आपको बताने ही वाला था। असल में उस्मान, मैं इस वक्त तुम्हारी किसी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। जल्दी बोलो, तुम वहाँ क्यों गए? उमर जैसे जला गया था। उस्मान फ़ौरन संभल गया था। सॉरी सर, असल में एक लड़का आया था मेरे पास। उसकी नई नई शादी हुई थी सर। उसको ग्रॉसरी का पता नहीं था। मैं बस उसको गाइड करने के लिए उसके साथ था। लेकिन वो बहुत शरीफ था, बहुत अच्छा लड़का था। मैंने जैसे ही उसको सारे सामान लेकर दिए, उसने शुक्रिया अदा किया और चला गया। वो बहुत अच्छा था सर। वो क्या वो सारा वक्त तुम्हारे साथ था? और क्या उसकी मौजूदगी में तुमने अपना वॉलेट या कार की चाबी निकाली? उमर ने उसकी बात काटी थी और उस्मान की थोड़ी सीने से आ लगी थी। वो सर, दरअसल मेरा वॉलेट वो नीचे गिर गया था। उस लड़के ने मुझे उठा कर दिया था और इसके बाद वो कहीं चला गया था। लेकिन सर 10 मिनट बाद फिर वापस भी आ गया था। उस्मान तेज़ तेज़ बोल रहा था। वॉलेट गिरा था ना, गाड़ी की चाबी तो नहीं। वॉलेट से क्या मिलना था उसको? खैर, कुछ और याद आए तो बताना मुझे। उमर जाने को मुड़ा था जब पीछे से उस्मान की शर्मिंदा सी आवाज़ आई। सर वो असल में, दरअसल बात यह कि वो रुक रुक कर बोल रहा था। जब मैं मार्केट के अंदर गया था तब मैंने चाबी पैंट की सामने वाली जेब में रखी थी। लेकिन जब मैं वहाँ से निकला तब चाबी मेरी शर्ट के सीने वाले जेब में थी। आई एम सॉरी सर। उमर करंट खाकर मुड़ा था। लानत हो तुम पे उस्मान, लानत। वो तुम्हें बेवकूफ़ बना कर गया। तुम क्या सारी ज़िंदगी झक मारते रहे हो? तुम्हें किसी चीज़ का पता है भी या नहीं? वो लड़का तुम्हारी चाबी ले उड़ा और तुम्हें पता भी नहीं चला। डूब मरो तुम उस्मान, डूब मरो। वो उसके सर पे खड़ा धाड़ रहा था। मैं माज़रत ख्वाह हूँ सर, मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो वाकई शर्मिंदा था। उमर ने अपनी कनपट्टी सुलझाई थी और उस्मान की जानिब मुड़ा था। मैं इस मामले को सुबह देखूंगा। सुबह तक वो बातें भी याद करो जो तुम्हारे फरिश्तों को भी नहीं पता होंगी, वरना यहाँ से दफ़ा हो जाना। तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत मेरे गले पड़ गई। वो खुद से बुड़बुड़ाता हुआ बाहर निकल गया था। पीछे उस्मान शर्मिंदा सा खड़ा रह गया था। थाने का माहौल उस वक्त बेजार सा था। नाइट ड्यूटी करते पुलिस अफसरान के चेहरे थके हुए से थे। कुछ तो बाकायदा ऊँघ रहे थे, कुछ ताश के पत्तों पे गुजारा कर रहे थे। ASI नज़ीर कोफत ज़दा सा एक बेसमेंट की FIR लिख रहा था। इसका मुद्दा था कि रात के 12 बजे बस में सफ़र करते हुए उसको एक लड़के ने बुरी नज़र से देखा और छूने की कोशिश की है। काफ़ी देर की मगजमारी के बाद वो आखिर नज़ीर FIR काटने को तैयार हो गया था। एक नामालूम अफराद पे, एक ऐसे आदमी पे जिसकी शक्ल मुद्दई को खुद भी याद नहीं थी। नज़ीर का दिल तो बस यही कहने को चाहा था कि बीबी अगर इतना ही तंग कर रहा था तो बस में शोर मचाना था। यहाँ आकर हमारा वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? लेकिन उसकी ज़बान सिली हुई थी। इसलिए नहीं क्योंकि वो औरत थी, इसलिए क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल था। 10 मिनट बाद वो औरत स्नैप बनाकर और 1-2 इंस्टा स्टोरीज लगाने के बाद मसरूर सी चली गई थी। इसके जाते ही एक दराज कद से आंखों वाला नौजवान अंदर आया था। वो ऐसे आ रहा था जैसे ये उसका घर हो। वो अब कुछ देर कबल वाले हुलिये में नहीं था। अब उसने नीली चेक शर्ट के साथ नीली ही जीन्स पहन रखी थी। शर्ट के बटन खुले थे, अंदर से सफ़ेद गोल गले वाली शर्ट नज़र आती थी। पैरों में स्लीपर थे और 1-2 जगह छाले भी थे। शायद उसने उसी वजह से स्लीपर्स पहन रखे थे, वरना वो अपने जूतों के मामले में बहुत हसास था। उसके आते ही तमाम सिपाही और अफसरान खड़े हो गए थे। ऊँघने वालों को चुटकी मार कर उठाया गया था। ज़रा सी देर में उस छोटे से थाने में हलचल सी मच गई थी। कोई उसके लिए कुर्सी ला रहा था तो कोई टेबल साफ कर रहा था, कोई भागकर चाय लेने गया तो कोई उससे इस वक्त जहमत उठाने की वजह पूछ रहा था। वो ASI नज़ीर की कुर्सी पर बैठ गया था। वो ज़रा जल्दी में लगता था। नज़ीर सामने खड़ा था, बादब घबराया सा। सर आप हुक्म करते, बंदा हाजिर हो जाता, आपने क्यों जहमत की है? वो उमर के सामने खड़ा चापलूसी की तमाम हदों को क्रॉस कर रहा था। उमर ने एक नापसंदीदा नज़र उस पर डाली थी। मेरे साथ बात करते वक्त इस तरह खड़े मत रहा करो। कुर्सी लाओ और मेरे सामने बैठो। यहाँ जितनी इज्जत मेरी है उतनी तुम्हारी भी है। आइंदा मैं तुम्हें इस तरह खड़ा न देखूँ। वो उंगली उठाता तन्बी अंदाज में कह रहा था। नज़ीर जुज़्बत सा हो गया था, पास पड़ी कुर्सी खींची और बैठ गया। अब वो पूरी तरह उमर की तरफ मुतवज्जे था। कल रात जिस गूंगे को उठाकर लाए थे वो कहाँ है? उमर उसको देखते हुए पूछ रहा था। उसकी आवाज़ में एक रोब सा था, दबदबा सा था। साईं कल से तो 10 गूंगों को ज़बान दी है। आप किस वाले की बात करते हो? नज़ीर की जगह एक अधेड़ उम्र कांस्टेबल बोला था। उमर ने संजीदगी से उसको देखा था।
मैं जज साहब के केस वाले गूंगे की बात कर रहा हूँ और तुम्हें मैं आधा घंटा देता हूँ। उसकी आवाज़ निकलनी चाहिए। अगर आवाज़ नहीं निकलती तो लिख कर दे, लिख कर नहीं देता तो अपने पैरों पे चल कर उस आदमी के घर लेकर जाए जिसने उसको कल हायर किया था। और अगर तुमसे ये तीनों काम नहीं हुए तो खुद को डिसमिस समझो। और अगर वो आदमी ये तीनों काम नहीं करता तो हाथ पैर और ज़बान तीनों काट कर फेंक दो। आई समझ? वो उसी अधेड़ उम्र कांस्टेबल को देखता वार्निंग के अंदाज में कह रहा था। हो जाएगा साईं, आप फिक्र ना करो, वो मुस्कुराते हुए बोला था। आज बीवी का सारा गुस्सा उसी पे उतरेगा। वो सोच कर ही खुश हो गया था। अब इसका रुख नज़ीर की तरफ था। और तुम नज़ीर, तुम मेरे साथ जा रहे हो, जानते हो क्यों? जी सर जानता हूँ, आपको मालूमात चाहिए होगी। मैं इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। मैं अगर किसी की कुत्तिया बच्चे जने या किसी का बिल्ला भी मर जाए पहली खबर मुझे ही आती है। मैं इस वक्त तुम्हारे कारनामे सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। नज़ीर, कल जिस अस्पताल में जज साहब दाखिल थे उसकी तफसीलात चाहिए मुझे। वो कोफा ज़दा सा था। जी सर, जैसा आप कहेंगे, आधे घंटे तक हो जाएगा, वो ताबेदारी से बोला था। उमर उठ खड़ा हुआ था, बाकी सब उसके साथ उठे थे। एक और बात, कल सुबह तक मैं मुअत्तिल हो जाऊंगा। मुझे ये सारा काम आज की रात करना है। तुम सब जागोगे। आज की रात कोई नहीं सोएगा। कोई चौंका नहीं था। इतना अंदाज़ा तो उन सबको था कि मीडिया के सामने, हालांकि इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद ये सब तो होना ही था। और रंगई थाने के शबीर को कॉल करो, उससे कहो मैं कुछ नंबर्स भेज रहा हूँ, उनकी डिटेल चाहिए मुझे। वो अपने साथ साथ चलते नज़ीर से कह रहा था। और फुरकान से कहो फ़हीम मिर्ज़ा की 1 महीने की रिपोर्ट मुझे दे। वो किससे मिला, कहाँ गया, कितनी देर गया, क्यों गया, और वहाँ क्या खाया क्या पिया, मुझे सब चाहिए नज़ीर। नज़ीर एक छोटी सी नोट पैड पे सब नोट करता जा रहा था। नज़ीर उमर का सबसे ख़ास आदमी था। उसे शहर के चप्पे चप्पे से वाक़फ़ियत थी। शहर के सारे इश्तिहारी और फ़रार मुलजिम उसकी जेब में थे। वो उमर का वफ़ादार था और उसने ये बात कई दफ़ा साबित भी की थी। वो दोनों अब गाड़ी में बैठ चुके थे। नज़ीर के मना करने के बावजूद ड्राइविंग सीट उमर ने खुद संभाली थी। अब वो सामने सड़क पर देखते हुए कह ही जा रहा था, SHO को कॉल करो, उससे कहा वो अपने बंदे इस सैलून भेजे जहाँ जज साहब की बेटी तैयार होने गई थी और मुझे वहाँ की वो फुटेज चाहिए जो उन्होंने डिलीट कर दिया। ओके सर, हो जाएगा। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं सर? जिसने मेरी नींद हराम की है उसे सुकून से कैसे सोने दे सकता हूँ? हम उसकी नींद ख़राब करने जा रहे हैं। उसका लहजा अब भी बेलचक था। सर एक बात पूछूं? थोड़ी देर बाद नज़ीर की आवाज़ गूंजी थी। उमर ने जवाब नहीं दिया। वो जानता था नज़ीर मना करने पर भी पूछेगा ज़रूर। आपने बीबी को वाकई अगवा किया था क्या? जज साहब से तो आपकी अच्छी खासी सलाम दुआ थी, फिर भला ऐसा क्यों किया आपने? उसके लहजे में तजस्सुस था। मेरे बाप का नाम क्या है नज़ीर? वो उसकी बात का जवाब दिए बगैर बोला था। सर वहाज अली ख़ान, वो कुछ हैरत से बोला था। उमर ने अब्रू अचकाई थी। अच्छा, मुझे लगा तुम नज़ीर, तुम मेरे बाप हो, इसलिए तुम मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो। आइंदा मेरा बाप बनने की कोशिश मत करना। जितना बताना है उतना ही बताऊंगा। तुम मुझसे बातें नहीं निकलवा सकते। नज़ीर गड़बड़ा सा गया था। खुद पे 2 हर्फ भेजकर वो मोबाइल की तरफ मुतवज्जे हो गया था। इतने में वो लोग शहर के एक पोश इलाके में दाखिल हो चुके थे। 5 मिनट मज़ीद ड्राइव के बाद वो अमतल बला के बाहर खड़े थे। उमर ने गाड़ी उस बला के बिल्कुल सामने खड़ी कर दी थी। गाड़ी को गेट के बिल्कुल सामने खड़े देख चौकीदार भागता हुआ आया था। सर किससे मिलना है आपको? मिलना तो तुम्हारे साहब से है, लेकिन अगर वो घर पे नहीं है तो मालकिन से मिलने में भी कोई कबाहत नहीं है, नज़ीर दान कोसता कह रहा था। उमर ने तनबीही नज़रों से उसे को देखा था। किसी औरत के बारे में ऐसी बात नहीं करते। नज़ीर खामोश हो गया था। सिकंदर शाह को भेजो, बोलो उमर हयात आया है। उमर अब चौकीदार को देखते हुए बोला था। सर वो तो 2 दिन से घर पे नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं। जब आएंगे आपका पैगाम पहुंचा दूंगा, आप फिक्र मत करें। वो रटे रटाए सबक की तरह दोहरा रहा था। उमर बगैर कुछ कहे गाड़ी तक वापस गया था। विंडो से हाथ अंदर करके गाड़ी के हॉर्न पे हाथ रख दिया था। अब वो ज़ोर ज़ोर से बगैर रुके हॉर्न बजाया जा रहा था। ड्राइवर हॉर्न को बंद करने के लिए उसकी मिन्नत कर रहा था। करीब 1-2 घरों से खिड़की से झांक कर उसको मलामत भी की गई थी, लेकिन उसने तो गोया कान लपेट लिए थे। वो बगैर रुके हॉर्न बजाया गया। तकरीबन 5 मिनट बाद गेट के खुलने की आवाज़ आई थी। उमर की आंखों में तपिश सी भर गई थी। गेट से निकलने वाला आदमी कोई 60 के हिंसे को अबूर करने के करीब था। उसने नीला सिल्क का नाइट गाउन पहन रखा था और आंखों में गुस्सा लिए वो खड़ा था। क्या बकवास है ये? शर्म नहीं आती? घटिया लोगों, किसी की नींद बर्बाद करते हो। वो आते साथ ही धाड़े थे, लेकिन उमर को सामने देखकर जैसे खून खुश्क हो गया। उसने वापस जाना चाहा, लेकिन बेसुध। SP सर, आप यहाँ सब खैरियत तो है? वो करीब आकर पूछ रहा था। नज़ीर डालो इसको गाड़ी में, उमर उसकी बात का जवाब दिए बगैर बोला था। और फिर सिकंदर शाह के लाख
छटपटाने और चीखने पुकारने का असर लिए बगैर नज़ीर उनको गाड़ी की पिछली सीट पे बिठा चुका था। वो अभी और शोर करते जब नज़ीर उनके कान के पास झुका था। चुपचाप बैठ जाओ शाह साहब, वरना मेरे पास आपकी रंगीन रातों के सबूत मौजूद हैं और आपकी बीवी और बेटी का नंबर भी। नसरीन को जानते तो होंगे आप, वहीं जिसको डिफेंस में कोठी दे रखी है। नज़ीर उनके कानों में जहर अंडेल कर दूर हटाता। सिकंदर साहब का चेहरा लट्ठे की मानी सफ़ेद हो गया था। उन्होंने बेख्तियार थूक निकला था। क्या चाहते हैं आप? उनकी सारी हवा निकल गई थी। अब वो जल्दी जल्द इस सूरत हाल से छुटकारा चाहते थे। जिस अस्पताल के आप मालिक हैं उसकी सीसीटीवी फुटेज और मेरी एक चीज़ रह गई है आपके अस्पताल में, वो भी चाहिए। उमर सुकून से बोला था, इतनी सी बात के लिए आप लोगों ने इतनी बेअदबी की है मेरे साथ। मैं एक इज़्ज़तदार आदमी हूँ एसपी साहब। मैं अभी डीआईजी साहब को कॉल करूँगा। अजीब गुंडागर्दी है, अंधेर नगरी मचा रखी है आपने। वो गुस्से से सुर्ख चारा लिए घर आ रहे थे। उमर ने ड्राइविंग करते हुए एक नंबर मिलाया था और मोबाइल पीछे नज़ीर को थमा दिया था। पहली ही बेल पे कॉल रिसीव हो गई थी। हाँ बोल भाई, किसी की नींद में डूबी आवाज़ गाड़ी में गूंजी थी। डीआईजी सर, मैं उमर हयात बात कर रहा हूँ। उमर ने बैठे हुए हाँक लगाई थी। सिकंदर शाह ने मोबाइल नज़ीर के हाथ से अचक लिया था। डीआईजी सर, ये आपके एसपी मुझे डरा धमकाकर मेरे घर से उठा कर लाए हैं और अब ये चाहते हैं कि मैं अपने अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज इनके हवाले करूं। ना इनके पास कोई इजाज़तनामा है और ना वो कुछ और भी कह रहे थे जब उनकी बात काटी गई थी। ज़्यादा बोलो मत, फुटेज दे दोगे तो मर नहीं जाओगे तुम, और मैं जानता हूँ सब कुछ कितना डरा धमका कर लाए होंगे ये लोग। उमर को जो कुछ चाहिए दे दो, वरना बहुत बुरा होगा। और अब रख फ़ोन, नींद ख़राब कर दी मेरी। वो झुंझलाए हुए थे। उमर यार क्या है, अब ये बरसाती मेंढकों से भी मैं बात करूँ? वो अब उमर से कुछ कह रहे थे। उमर ने बात ख़त्म करके कॉल काट दी थी। सिकंदर साहब का सारा रंग नुचड़ गया था। कितना भत्ता देता था मैं इस डीआईजी को, वो बस सोच ही सके। जी तो शाह साहब, और किससे बात करनी है? अगर कहें तो आईजी से बात करा दूँ, उनसे भी अच्छी खासी बातचीत है मेरी। अरे आपके रंग को क्या हुआ? दुख हुआ। देखिए, पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, वो आपका हर बात में साथ देंगे, लेकिन जब अपने वर्दी वाले भाई की आ गई ना, तब वो अपने घर वालों के भी नहीं होते। उमर फखरिया सा कह रहा था। अब आप बताइए, खामोशी से हमारा काम करेंगे या और चक करनी है? देखिए, आपके अस्पताल जाते हम फजूल बहस करनी पड़ती है एक एक से। अब आप चलेंगे तो कितनी इज्जत और एहतराम से होगा हमारा काम। आपको नेकी का मौका मिलेगा और हमारा वक्त बचेगा। कितना अच्छा होगा ना? वो आम से अंदाज में कह रहा था। नज़ीर अपने मोबाइल पे सारी डिटेल्स जमा कर रहा था। हो जाएगा आपका काम, अस्पताल चलें। अब के उनका अंदाज सपाट था। तकरीबन आधा घंटा बाद वो तीनों लोग अस्पताल के सिक्योरिटी रूम में बैठे सुबह निकाह के बाद वाली फुटेज देख रहे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। 1.5 घंटे की फुटेज गायब थी। जिस वक्त हालिया और उमर इस सड़क पे बैठे थे, वो फुटेज गायब थी। शाह साहब, 1.5 घंटे की फुटेज कहाँ है? उमर उनकी तरफ देखता संजीदगी से पूछ रहा था। देखिए उमर साहब, मैं आपको सच बताता हूँ, जिस तरह आप ज़ोर ज़बरदस्ती हमें यहाँ ले आए हैं, इसी तरह आज दोपहर भी किसी ने बिल्कुल इसी तरह 1.5 घंटे की फुटेज मेरी सिक्योरिटी चीफ से डिलीट करवा दी और उसे आज शाम की फ़्लाइट से दुबई भिजवा दिया। आप अब चाहे मुझे मार दें या मेरे अस्पताल को आग लगा दें, जो सच है सो है। इस सिस्टम में सर्वाइव करने के लिए हम सबको काफ़ी दफ़ा ऐसे काम करने पड़ते हैं। मुझे पता था आप चुप नहीं बैठेंगे, इसीलिए मैं आपसे छुपता फिर रहा था। सिकंदर शाह नरमी से कह रहे थे। आपका सिक्योरिटी चीफ फुटेज डिलीट कर देता है। आपका डॉक्टर मेरी इजाज़त के बगैर हमारे मरीज़ को कमरे में किसी को भी जाने दे देता है। आपके अस्पताल से हमारी चीज़ें मिसिंग होती हैं और फिर आप कहते हैं कि हम पुलिस वाले गुंडे हैं। ये तो खुल्लम खुला तजाद है शाह साहब। उमर उनको देखता चुपते लहजे में कह रहा था। आपकी चीज़ मिसिंग नहीं है उमर साहब, मैंने आपकी चीज़ संभाल कर रखी है। मेरा और आपका कोई ज़ाती अनाथ नहीं था। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको इतनी फेवर्स दूंगा। मैं एक ज़िम्मेदार शहरी हूँ, आपको मुझसे शिकायत नहीं होगी। साथ ही एक लड़के को इशारा किया था। जज साहब बहुत अच्छे आदमी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। क्या ये है आपकी मिसिंग चीज़? गो कि ये इलीगल है, लेकिन खैर। वो इस लड़के के हाथ से एक छोटी सी डिबिया लेकर उसको खोलते हुए कह रहे थे। अब उसके हाथ में एक नन्हा सा कैमरा था। उमर बेतासुर चेहरे के साथ उनको देखता रहा। उसकी नज़रें अभी मतलाशी थी, अब भी उसकी खोज मुकम्मल ना हुई हो। उमर उठ खड़ा हुआ था, उनके हाथ से कैमरा ले लिया। नज़ीर भी उमर के साथ खड़ा हुआ था। शाह साहब, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपका ख़ानदान बचा सकूं, जिस तरह मैं अपना नहीं बचा सका, लेकिन आप बिकाऊ निकले। अब आप मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। मैं आपके पास आया, आपसे इज़्ज़त से बात की, नरमी से अपनी चीज़ें मांगी, लेकिन आपने नहीं दी। अब आप खुद आएंगे और मुझे मेरी चीज़ वापस करेंगे। मैं आप पे हालात इतने तंग कर दूंगा कि आपको आना पड़ेगा। शाह साहब, वो कहकर रुका नहीं था, लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकल गया था। पीछे सिकंदर शाह ने बेख्तियार अपना माथा मसला था।
लानत हो तुम लोगों पे, किस पागल आदमी के साथ फंसा दिया मुझे। अब ना ये खुद चैन से बैठेगा और ना मुझे बैठने देगा। वो सख्त परेशान थे। ज़रा दूर अस्पताल के पार्किंग एरिया में झांको तो उमर हयात अपनी गाड़ी में बैठता दिखाई दे रहा था। इस बार ड्राइविंग सीट पे नज़ीर था। साथ नज़ीर को हदायत दे रहा था। इस सिक्योरिटी चीफ का क्या नाम है उसका? अब्दुल। हाँ, उसकी फैमिली का पता लगाओ। नज़ीर और शाह साहब की सारी वीडियोस उनकी बेटी और बीवी को भेज दो। कल तक किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे भी पोस्ट कर दो। मेरा ख़ानदान नहीं बचेगा तो मैं किसी और का भी नहीं रहने दूंगा। सर, बीवी को भेजने का क्या फ़ायदा? क्यों ना उसकी महबूबा को भेज दें? नज़ीर चमकती आंखों के साथ कह रहा था। उमर ने एक नज़र उसको देखा था और फिर मोबाइल पर नज़रें जमाए बोलना शुरू किया था। बाहर वाली खुद बेवफा होती है, इसलिए बेवफाई माफ़ कर देती है, लेकिन घर वाली वो चाहे खुद धोखेबाज हो, लेकिन उसको अपना मर्द वफादार चाहिए होता है। वीडियो भेजो और फिर देखो किस तरह टूटते हैं ख़ानदान। खैर, अपडेट्स दो मुझे। वो अब भी मोबाइल को देख रहा था। इसमें किसी तरह इस नन्हे कैमरे का सिस्टम ऑन कर रहा था। सर, फ़हीम मिर्ज़ा 1 महीने से सिवाय शम्स सुल्तान के और किसी सुल्तान से नहीं मिला, और फरवा सुल्तान का कॉल रिकॉर्ड चेक करवाया मैंने, लेकिन कोई फ़हीम मिर्ज़ा या किसी ऐसे आदमी से उनकी बात नहीं हुई जिसकी बिना पे उन पे शक किया जाए। सैलून वालों ने सारी फुटेज भेज दी है, आपको ईमेल कर दिया मैंने। और वो अब्दुल, उसका भी कुछ करता हूँ। कोई दुबई नहीं गया होगा, वो यही लालो खेत में उसके कोई रिश्तेदारों के घर छुपा बैठा होगा। सुबह तक उसको भी देख लूँगा मैं। सर, और कुछ चाहिए तो बताइए। वो सारी तफसील बताकर अब ताबेदारी से पूछ रहा था। तुम्हें क्या लगता है ये सारी इन्फॉर्मेशन सच्ची है? 100% झूठ है सर, बिक गए सारे, या फिर सही जगह चेक नहीं कर रहे। आप मुझे 2 दिन का वक्त दें, मैं सब चीज़ें मालूम कर लूँगा। आप अगर कहते हैं कि फ़हीम मिर्ज़ा फरवा सुल्तान से मिला है, कब, कहाँ, कैसे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मिला है। सैलून वालों ने इतने आराम से फुटेज कैसे दे दी? और अब्दुल, उसे आज की रात ही मिलना होगा। उसे ढूंढ लूँगा मैं, मुझ पे एतबार करें। वो यकीन दहानी करा रहा था। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, वो मोबाइल को देखते हुए बोला था। उमर ने अब सिस्टम को मोबाइल पे ऑन कर लिया था। गाड़ी को कब्रिस्तान की तरफ मोड़ो। उसने मोबाइल से नज़रें हटा ली थी। सर, इस वक्त नदीम, तुम क्यों आज अपनी मौत मेरे हाथों लिखवाना चाहते हो? तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कम बोला करो। सॉरी सर, अब ऐसा नहीं होगा, वो शर्मिंदगी से बोला था। और फिर वाकई कब्रिस्तान पहुंचने तक वो कुछ नहीं बोला था। वहां पहुंचकर उमर अंदर चला गया था, जबकि नज़ीर को बाहर ही खड़ा कर दिया था। थोड़ी देर बाद वो एक ताज़ा गीली मट्टी वाली कब्र के करीब बैठा था। उस कब्र पे अब तक चढ़ाए गए फूल ताज़ा थे। उमर आंखों में कर्ब लिए उस कब्र पे हाथ फेरता रहा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। मामू। बड़ी देर बाद उसने कब्र में सोए आदमी को मुखातिब किया था। आई मिस यू यार, आप होते थे तो पता ही नहीं चलता था मुश्किल क्या है, मुसीबत क्या है। उमर को आपका बड़ा सहारा होता था, लेकिन अब सब चीज़ें मेरे हाथ से निकलने लगी हैं। हसन और हाले मुझसे नफ़रत करते हैं, सबूत मिल नहीं रहे, और आपसे किया वादा मैं निभा नहीं पा रहा। मैं हाले को कैसे रोकूं? उनका गम बहुत बड़ा है। आपको मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। मैं अकेला हो गया हूँ। हाले और हसन का तो बस बाप मरा है, शम्स सुल्तान का भाई, यूसुफ सुल्तान का बेटा, लेकिन उमर हयात का तो बाप, भाई, दोस्त, ख़ानदान सब मर गए हैं। आपका जाना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं किसी एक को भी नहीं बख्शूँगा, किसी एक को भी नहीं। हर बार उमर से ही क्यों उसका ख़ानदान छीना जाए, हर बार फरवा क्यों कामयाब हो। उसने मुझे मेरे ख़ानदान से दूर किया, मेरी माँ को अपनी औलाद से दूर किया, और आज तो उसने मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया। ये आपकी कब्र नहीं है, ये उमर हयात के जज्बात की कब्र है, इसके अंदर के इंसान की कब्र है। उन लोगों ने, पता है, मुझे आपके जनाजे से भी दूर रखा। आपका वारिस मैं भी था। काश मैंने आपकी बात मानी होती और अपना हक लिया होता। अब उसकी आंखें बंद थी और वो इस मंज़र को भुलाकर 10 साल पहले चला गया था। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। अब हम जो भी इसका मंज़र होगा, जो भी उसका पास्ट होगा, वो अगली एपिसोड में सुनेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा नावल है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ते हुए, और अब मैं जल्दी जल्दी सुनाऊंगी भी आप लोगों को। तो फिर मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।